पेज नंबर 191। नियम 35। टाइमिंग की कला के माहिर बने। विचार। कभी जल्दबाजी में न देखें। जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि जैसे आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान नजर आए, जैसे आपको यह विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। यही पल को खोजें, सही पल को खोजें। समय की आत्मा को परखें, उन प्रवृत्तियों को समझ लें जो आपको शक्तिशाली बनाएंगी। अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो मैं पीछे रहूंगा, लेकिन अनुकूल समय आने पर मैं कसकर वार करूंगा। शक्ति की कुंजी। एक समय पर कृत्रिम अवधारणा है, जैसे हमने खुद को बनाया। हमने ब्रह्मांड के असीम स्वरूप को ज़्यादा सहनीय और मानवीय बनाने के समय को ईजाद किया है। चूँकि हमने समय की अवधारणा को बनाया है, इसलिए हम इसे कुछ हद तक मोड़ सकते हैं और इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। बच्चे का समय लंबा और धीमा होता है, जबकि वयस्क व्यक्ति का समय बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। समय अनुभूति पर निर्भर करता है, जो इच्छानुसार बदल दी जा सकती है। वह पहली बात यह है कि जो हमें टाइम की कला में महारत हासिल करने के लिए समझ लेना चाहिए। हमारे पास 3 तरह के समय होते हैं जिनमें हमें जूझना पड़ता है। हर एक में समस्याएं होती हैं जिनमें कुशलता और अभ्यास से सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले तो लंबा समय, बरसों लंबा समय, जिसका प्रबंधन धैर्य और मार्गदर्शन द्वारा किया जाना चाहिए। फिर तत्कालिक समय, अल्पकालीन समय, जिसका इस्तेमाल आक्रामक हथियार के रूप में अपने विरोधियों की टाइमिंग गड़बड़ाने के लिए करना चाहिए। अंत में समापन समय, जब हमें योजना को तेजी और शक्ति के साथ पूरा करना होता है। हम अपने सही समय का इंतजार किया है और इसके आने के बाद अब हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। पर्शिया के सुल्तान ने दो लोगों की मौत की सजा सुनाई। उनमें से एक यह जानता था कि सुल्तान अपने घोड़े से बहुत प्रेम रक्त करता था। उसने सुल्तान से कहा कि अगर वह उसकी जान बख्श दे तो वह 1 साल में उसके घोड़े को उड़ना सिखा देगा। सुल्तान यह सुनकर खुश हो गया कि वह दुनिया के इकलौते उड़ने वाले घोड़े पर सवारी कर सकता है। वह इस बात के लिए तैयार हो गया। दूसरे कैदी ने मित्र की तरफ देखा, अविश्वास से देखा और बोला, तुम जानते हो कि कोई भी घोड़ा नहीं उड़ सकता। तुमने इस तरह की पागलपन की बात सोची भी कैसे? तुम सिर्फ अपनी मौत को 1 साल के लिए टाल रहे हो। पहला कैदी बोला, ऐसी बात नहीं है। मैंने दरअसल खुद को स्वतंत्रता के 4 मौके दिए थे। पहली बार सुल्तान 1 साल के भीतर मर सकता है। दूसरी बात यह कि मैं मर सकता हूँ। तीसरी बात यह कि घोड़ा मर सकता है और चौथी बात यह कि हो सकता है कि मैं घोड़े का उड़ना ही सिखा दूँ। RGH सौदा क्राफ्ट। लंबा समय। जब आप डर और अधीरता से शक्ति पाना चाहते हैं तो आप बहुत सी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है। उन्हें सुलझाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जो उस स्थिति में नहीं लगता अगर आपने समय लिया होता। जल्दबाजी कभी कभार जल्दी तो पहुंचा देती है, लेकिन इससे नए खतरे खड़े हो जाते हैं। जल्दबाजी करने वाले लोग निरंतर संकट की स्थिति में रहते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं जिन्हें उन्होंने खुद पैदा किया। और कई बार खतरे की स्थिति में कुछ न ऐसा करना ही सर्वश्रेष्ठ कदम होता है। आप इंतजार करते समय और जानबूझकर अपनी गति धीमी कर देते हैं। जब सही समय आएगा तो अंततः यह आपको ऐसा अवसर देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। आप जानबूझकर समय को इसलिए धीमा नहीं करते हैं क्योंकि आप ज़्यादा लंबा जीना चाहते हैं या उस पल का ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप शक्ति के खेल को बेहतर तरीके से खेलना चाहते हैं। जब आपका मस्तिष्क आपातकालीन स्थितियों के बोझ से मुक्त होगा, तभी आप भविष्य में आगे तक देख पाएंगे। तभी आप लोगों द्वारा दिए जा रहे प्रलोभनों का प्रतिरोध भी कर पाएंगे। इस तरह आप अधीर मूर्ख बनने से बच सकते हैं। शक्ति की नींव बनने में आपको बरसों का समय लग सकता है। बहरहाल यह सुनिश्चित करे कि वह नींव सुरक्षित हो। कुछ समय चमकने वाले न बने। जो सफलता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बनती है, सिर्फ वही अंत तक कायम रहती है। तत्कालिक समय को विवश करने का राज यह है कि आप दूसरों को दूसरों की टाइमिंग गड़बड़ा दें। उन्हें जल्दबाजी से काम करने, इंतजार करने, स्वाभाविक गति से भटकने और उनके समय के एहसास को विकृत होने के लिए विवश कर दें। जब आप धैर्यवान रहकर सही समय का इंतजार करते हैं और आपने अपने विरोधी की टाइमिंग गड़बड़ा देते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत लेते हैं। लोगों से इंतजार करवाना
समय को विवश करने का ये सशक्त तरीका है। वे नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि घड़ी को आप नियंत्रित करते हैं। वे आपका इंतजार करते हैं और जल्दी ही आपको ऐसे अवसर देते हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत प्रभाव भी इतना ही शक्तिशाली है कि आप अपने विरोधियों से जल्दबाजी में काम करवाते हैं। उनके साथ शुरुआत तो धीमी करें, लेकिन फिर अचानक उन पर दबाव बढ़ा दें। उन्हें यह लगने दें कि हर चीज़ तत्काल हो रही है। जिन लोगों के पास सोचने का समय कम होता है उन्हें से गलतियाँ ज़्यादा होती है, इसलिए उनके लिए डेडलाइन तय करें। हम खोया हुआ स्थान तो वापस पा सकते हैं, लेकिन समय को वापस नहीं पा सकते। नेपोलियन। समापन समय। हो सकता है कि आप खेल को कुशलता से खेल सकते हैं हो सकता है आप काम करने के सही पल का धैर्य से इंतजार कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने प्रतियोगियों की टाइमिंग गड़बड़ा गड़बड़ा कर उनकी कुशलता से प्रभावित कर सकते हो, लेकिन आपको तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक यह न जानते हो कि काम को काम को पूरा कैसे करना है। धैर्य का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसके साथ यह इच्छा न हो कि सही समय पर आप अपने विरोधी पर निर्ममता से हमला कर दें। आप समापन समय का जितना चाहे इंतजार करें, लेकिन जब यह सामने आए तो काम तत्काल पूरा कर दें। अपने विरोधी को पंगु बनाने के लिए गति का इस्तेमाल करें। तस्वीरबाज। वह धैर्य और शांति से आसमान का चक्कर लगाता है और अपने शक्तिशाली आंखों से सब कुछ देख लेता है। नीचे के लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वह उन्हें देख रहा है। जब सही पल आता है तो बाज इतनी तेजी से नीचे झपट्टा मारता है, उसे बचा नहीं जा सकता। इससे पहले के शिकार यह जान पाए कि क्या हो रहा है, बाज के नुकीले पंजों से दबकर वह आसमान में पहुंच जाता है। विशेषज्ञ गिराए। इंसान की परिस्थितियों में भी एक ज्वार आता है जिस पर सवार होकर तकदीर की मंजिल पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर इसका लाभ न उठाए तो जिंदगी का सफर उथले पानी की और दुखों में ही खत्म होता है। जूलियस सीजर। विलियम शेक्सपियर। 1564 से 1616। नियम 36। जो चीज़ें आप पा न सकें उन्हें तिरस्कार करें, उन्हें नज़रअंदाज करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। विचार। किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति प्रदान करते हैं। आप किसी दुश्मन पर जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं आप उसे उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और जब आप किसी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो छोटी सी गलती भी अक्सर ज़्यादा बुरी और स्पष्ट दिखती है। कई बार चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो लेकिन उसे पा नहीं सकते तो उसका तिरस्कार करें। आप जितनी कम रुचि दिखाएंगे आप उतने ज़्यादा श्रेष्ठ दिखेंगे। शक्ति की कुंजी। इच्छा के अक्सर विरोधाभासी परिणाम होते हैं। आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं आप उसका जितना ज़्यादा पीछा करते हैं वह आपसे उतनी दूर भागती है। आप जितनी रुचि रखते हैं आपकी इच्छित वस्तु उतनी ही दूर रहती है। इसका कारण यह है कि आपकी रुचि बहुत प्रबल है। इससे लोग अजीब महसूस करते हैं और कई बार तो डर भी जाते हैं। अनियंत्रित इच्छा से आप कमज़ोर, अयोग्य और दयनीय नजर आते हैं। आप जिस चीज़ को चाहते हो उसमें रुचि न दिखाएं, इसके बजाय उसके प्रति तिरस्कार और नफरत दिखाएं। इससे इतनी सशक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी कि आपके शिकार पगला जाएंगे। वे आपको प्रभावित करने, शायद आपको हासिल करने, शायद आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा से प्रतिक्रिया करेंगे। अगर वे आपको हासिल करना चाहते हैं तो आपको प्रलोभन देने का पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया गया। अगर वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपने उन्हें विचलित कर दिया और अपने नियमों के हिसाब से खेलने पर मजबूर कर दिया है। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जी के केस्टरटन के आर्थिक विचारों में अखबार में धज्जियां उड़ा दी। इस पर केस्टरटन के मित्र उनके जवाब का इंतजार करने लगे। इतिहासकार हिलियर बेलोक ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कोसा। इस पर केस्टरटन ने जवाब दिया कि प्रिय बेलोक, मैंने उसे जवाब दे दिया। शो जैसे वाचाल आदमी के लिए खामोशी सबसे असहनीय जवाब है। द लिटिल ब्राउन पुक। तिरस्कार राजा का विशेषाधिकार है। आप उसकी निगाह जिधर जाती है वह जिस चीज़ की तरफ देखने का निर्णय लेता है वही जीवित है। वह जिस चीज़ को नज़रअंदाज करता है, वह जिसकी तरफ पीठ फेर देता है वह मुर्दा है। यह सम्राट लुई 14वें का हथियार था। अगर वह किसी को पसंद नहीं करता था तो वह एक ऐसा अभिनय करता था जैसे वह व्यक्ति वहाँ हो ही नहीं। वह संवादहीनता के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता बनाए रखता था। जब आप तिरस्कार के तुरूप का इस्तेमाल करते हैं तो आप समय समय पर लोगों को दिखा देते हैं कि उनके बिना आपका काम चल सकता है। इससे आपको शक्ति मिलती है।
अगर नज़रअंदाज करने से आपकी शक्ति बढ़ती है तो इसके विपरीत नीति यानी निष्ठा और समर्पण से आप अक्सर कमज़ोर होते हैं। अगर आप किसी पिद्दी दुश्मन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप भी पिद्दी दिखने लगेंगे। इस तरह की दुश्मन को कुचलने में आपको जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही बड़ा लगने लगेगा। ज़्यादातर लोगों के साथ व्यवहार करते समय अगर आप कभी कभार थोड़े तिरस्कार का प्रयोग करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसके कारण वे आपकी मित्रता को ज़्यादा महत्व देंगे। जैसे इटली की एक कहावत है कि आसमान असम्मान करना सम्मान पाने का तरीका है, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में सचमुच बहुत ऊंचा सोचते हैं तो हमें उससे यह बात उसी तरह छिपानी चाहिए जैसे कोई अपराध हो। ऐसा करना बहुत अच्छी बात है तो नहीं, लेकिन यह सही तकनीक है। इंसान की बात तो छोड़ ही दें, कोई कुत्ता बहुत ज़्यादा दयालुतापूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। और शोपेनहावर। दूसरा खतरा, अगर आप चिढ़ाने वाले को कुचल देते हैं या घायल कर देते हैं तो इससे लोगों के मन में कमजोर पक्ष के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश बहुत ही लुभावना विचार लगता है, लेकिन हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतनी ही बिगड़ जाएगी स्थिति, उतनी ही बिगड़ जाएगी। कई बार गलतियों को जैसा का तैसा छोड़ देना ही ज़्यादा कूटनीतिक तरीका होता है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की गलती न करें, क्योंकि इससे यह प्रचारित होता है कि समस्या के कारण आप चिंता और तनाव में है। इस तरह की पैतरे से स्थिति और बिगड़ जाती है। इसके बजाय समझदारी इसी में है कि तिरस्कार करने वाले सामंत की भूमिका निभाए और समस्या के अस्तित्व को ही स्वीकार न करें। इस रणनीति पर अमल करने के कई तरीके हैं। पहली नीति तो खट्टे अंगूर वाली नीति है। मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वह आपको नहीं मिल सकती। ऐसे में आप उसे बुरा काम यह कर सकते हैं कि आप इसकी शिकायत करके अपनी निराशा की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करें। बहरहाल इससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रणनीति यह है कि आप इस तरह काम करें जैसे आपके दरअसल उस चीज़ में ज़रा भी रुचि न थी और न है और न रहेगी। दूसरी बात, जब कोई हीन व्यक्ति आप पर हमला करे तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दें। इस तरह यह स्पष्ट कर दें कि आपको आपको उस हमले का एहसास ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ देखें या मीठे अंदाज में जवाब दें और यह दिखाएं कि हमले का आप पर असर ही नहीं हुआ। इसी तरह जब कोई बड़ी गलती कर दें तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप गलती को हल्के अंदाज में लेकर उसकी गंभीरता को कम कर दें। याद रखें, छोटी छोटी दिक्कतों और समस्याओं पर सशक्त प्रतिक्रिया यही है कि आप तिरस्कार और अवहेलना का इस्तेमाल करें। कभी यह न दिखाएं कि आप पर किसी चीज़ का असर हुआ या आपने बुरा माना है। इससे तो सिर्फ यह नजर आता है कि आपने समस्या को स्वीकार कर लिया। तिरस्कार एक ऐसा आहार है जो सबसे अच्छा तभी लगता है जब उसमें कृत्रिमता न दिखे और वह ठंडा हो। तस्वीर, छोटा गांव। यह एक छोटा गांव होता है लेकिन यह कष्टकारी और परेशान करने वाला होता है। आप हर तरह की दवाई आजमाते हैं, शिकायत करते हैं, खुजाते हैं, डॉक्टर इसे और बिगाड़ देते हैं। भी एक छोटे से गांव को गंभीर समस्याएं बदल देते हैं। अगर आपने गांव पर ध्यान ही नहीं दिया होता तो इस समय से भर देता और आपको चिंता भी नहीं होती। विशेषज्ञ गिराए। यह सीखें कि तिरस्कार के तुरूप से कैसा खेला जाता है। यह प्रतिशोध की सबसे कूटनीतिक चाल है। बहुत से लोग गुमनाम ही रह जाते हैं अगर उनके प्रतिष्ठित विरोधियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता। गुमनामी जैसा कोई प्रतिशोध नहीं है, क्योंकि यह अयोग्य लोगों की कब्र है जो अपनी बनाई शून्यता की मिट्टी में मिल जाते हैं। बाल्तेर ग्रेशियन 1601 से 1658। नियम 37। नियम 37, चकाचौंध का आपामंडल बनाएं। विचार, प्रबल छवि और प्रतीकात्मक मुद्राएं शक्ति का आपामंडल बनाती हैं। उन सब पर प्रतिक्रियाएं करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने नाटक करें। इस नाटक में रोचक तस्वीर और चमकते प्रतीक भी होने चाहिए जो आपकी उपस्थिति को बड़ा चढ़ाकर बताते हों। दिखावे की चकाचौंध में कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि आप दरअसल क्या कर रहे हैं। जैसे महान लीडर का प्रतिनिधित्व करने के लिए सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि इसकी रोशनी से बाकी ग्रह चमकते हैं जो दरबारियों की तरह इसके आसपास घूमते हैं। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह सभी पर समान रूप से न्यायपूर्ण ढंग से किरणें डालता है। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह सबका भला करता है और सबको जीवन, खुशी और गतिविधि प्रदान करता है। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह अटल है और कभी बदलता नहीं। लुई 14। शक्ति की कुंजी। अपनी पैरवी करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने में जोखिम होता है। शब्द खतरनाक तीर हैं और अक्सर लक्ष्य से दूर जाकर गिरते हैं।
लोग हमें मानने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे दरअसल हमें अपने शब्दों पर सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम हम उनके कहे शब्दों पर विचार करते हैं और अंत में उनके अर्थ की विपरीत विपरीत बात पर विश्वास करते हैं। यह हमारे दुष्ट स्वभाव का हिस्सा है। कई बार हमें किसी व्यक्ति के शब्दों से हमें चोट पहुंचती है जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ दृश्य शब्दों के जाल में शॉर्ट सर्किट कर देता है, जैसे भावनात्मक शक्ति और तात्कालिकता उत्पन्न होती है जिसमें सोचने और शक करने के लिए जगह ही नहीं होती। संगीत की तरह ही यह भी तार्किक विचारों के ऊपर छलांग लगाता है। समझ लें, शब्दों के कारण आप रक्षात्मक स्थिति में पहुंचते हैं। अगर आपको स्पष्टीकरण देना पड़े तो इसका मतलब यह है कि आपकी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। दूसरी तरफ छवि खुद ब खुद जवाब जवाब होती है। यह सवालों को हताश करती है, सशक्त सहचर्य उत्पन्न करती है, अनचाही व्याख्या का विरोध करती है, तत्काल संप्रेषण करती है और ऐसे बंधन बांधती है जो सामाजिक भिन्नताओं के ऊपर होते हैं। शब्द से तर्क और मतभेद उत्पन्न होते हैं। छवियां लोगों को एक सूत्र में जोड़ती हैं। छवियां शक्ति का मूल साधन है। क्योटो में साकोमोटो या हेचिगुआन नाम का एक आदमी था। जब सम्राट हिदेयोशी ने 1588 के 10वें महीने में अपनी बैठक चाय पार्टी बुलाई तो हेचिगुआन ने 7 फीट ऊंची रस्सी पर 9 फुट की बड़ी लाल छतरी तान दी। उसने हैंडल की परिधि में 2 फुट का सरकंडे की कतार इस तरह बांध दी कि ताकि सूर्य की किरणें इससे परिवर्तित हो जाए और छाते के रंग को चारों तरफ चित्रा दें। यह देखकर हिदेयोशी इतना खुश हुआ कि उसने पुरस्कार में हेचिगुआन के सभी टैक्स माफ कर दिए। एल सेल्डेर प्रतीक में भी यही शक्ति होती है, चाहे यह दृश्यात्मक हो या किसी दृश्यात्मक चीज का शाब्दिक वर्णन हो। जैसे सूर्य राजा प्रतीकात्मक वस्तु किसी मूर्त या अमूर्त वस्तु की ओर इशारा करती है। भाववाचक अवधारणा पवित्रता, देशभक्ति, साहस, प्रेम, भावनात्मक और सहचर्य सशक्त सहचर्यों से भरी होती है। रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन अपने ज्यादातर जीवन में सूर्य की पूजा करते रहे, लेकिन एक दिन सूर्य की तरफ देखते समय उन्हें उस पर क्रूस की छवि दिखाई दी। इसे देखने के बाद उन्हें एक नए धर्म के उदय का सबूत मिल गया और कुछ समय बाद वे ईसाई बन गए। यही नहीं, उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म परिवर्तन करवा दिया। दुनिया भर के भीषण और धार्मिक प्रवचन भी इन पर इतना सशक्त प्रभाव नहीं डाल सकते थे। जित ऐसी छवियां और प्रतीकों की खोजें तथा उनसे जुड़े और इस तरह आप तत्काल प्रभावित करें। ऐसा करने पर आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। छवियों और प्रतीकों का ऐसा नया संयोग सबसे ज़्यादा असरदार होता है जैसे इससे पहले या साथ कभी ना देखा गया हो। लेकिन उनके साथ मिलने से आपका नया विचार, संदेश, धर्म स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। पुरानी छवियों और प्रतीकों के माध्यम से नई छवियों और प्रतीकों की रचना का एक काव्यात्मक प्रभाव पड़ता है। देखने वाले उनका ज्यादा ही अर्थ लगा लेते हैं और उन्हें सहभागिता का एहसास होता है। अपने दल या समूह को प्रेरित करने, उत्साह बढ़ाने और एकता के लिए प्रतीकों की शक्ति को प्रयोग करें। 1648 में फ्रांसीसी सम्राट के खिलाफ विद्रोह के दौरान विद्रोही ने सम्राट के वफादारों की तुलना गुलेल से की थी, जिससे छोटे बच्चे बड़े बच्चों को डराते थे। कार्डिनल रेटेज ने इस अपमानजनक बात को विद्रोहियों का प्रतीक बनाने का फैसला किया। जल्दी ही विद्रोह का नाम उसी तरह पर पड़ गया। वे गुलेल के प्रतीक को अपने हैट पर लगाने लगे और यह शब्द उनका नारा बन गया। इसके बिना विद्रोह टाइफिस हो गया था। हमेशा अपने उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक खोजें। भावनात्मक सहचर्य जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा होगा। छवियों और प्रतीकों का प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें भव्य तस्वीर का रूप देना है, ताकि लोगों में आश्चर्य मिश्रित भय उत्पन्न हो और वे अप्रिय वास्तविकताओं को भूल जाएं। यह करना आसान है। लोग भव्य और जीवन से बड़ी चीज़ों से प्रेम करते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं को उकसाएंगे तो वे झुंड बनाकर आपके भव्य दृश्य तक आ जाएंगे। उनके दिलों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका उन्हें भव्य तस्वीर दिखाना है। तस्वीर, क्रॉस और सूर्य, सलीब और पूर्ण चमक दोनों को साथ रख दिया जाए तो एक नई सच्चाई पैदा हो सकती है और एक नई शक्ति का उदय होता है। प्रतीक किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, विशेषज्ञ की रहे। लोग हमेशा चीज़ों के सतही रूप से प्रभावित होते हैं। राजा को हमेशा समय समय पर लोगों की उत्सवों और तमाशों में व्यस्त रखना चाहिए। निकोलो मैकियावेली। नियम 38।
जैसा चाहे सोचें, व्यवहार सबके जैसा करें। विचार, अगर आप समय के खिलाफ चलते नजर आएंगे, अगर आप अपारंपरिक विचारों और अप्रचलित तौर तरीकों को प्रदर्शित करें, तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं, इसलिए वे आपको हिकारत में से देखेंगे। चूंकि आप उन्हें हीन महसूस कराया है, इसलिए वे आपको दंड देने का रास्ता खोज लेंगे। यह ज़्यादा सुरक्षित है कि आप सबके साथ घुल मिल जाएं और सामान्य दिखने का अभ्यास करें। अपने मौलिक विचार सिर्फ सहिष्णु मित्रों या उन्हें को बताएं जिन पर आपको भरोसा हो कि वे आपके अनूठेपन की कद्र करेंगे। नागरिक और यात्री। नागरिक ने कहा, यात्री आपने चारों तरफ देखो, यह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यात्री ने कहा कि बिल्कुल नहीं। नागरिक ने कहा, शायद यह सबसे बड़ा बाजार तो नहीं, लेकिन यह है बहुत अच्छा। यात्री ने कहा, तुम निश्चित रूप से गलत हो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार या अच्छा बाजार कौन सा। उस शहर के नागरिकों ने उस अजनबी यात्री को शाम के धुंधल के में दफन कर दिया। शक्ति की कुंजी। हम सब झूठ बोलते हो और अपनी सच्चाई भावनाएं छुपाते हैं, क्योंकि पूर्णतः सच्ची अभिव्यक्ति सामाजिक रूप से असंभव है। बचपन से ही हम अपने विचार छिपाना सीख लेते हैं और कष्टकारी तथा असुरक्षित बातों को वह बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। हम बहुत सावधानी से बोलते हैं ताकि उन्हें हमारी बात बुरी न लग जाए। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यह स्वाभाविक है। कई ऐसे विचार और सिद्धांत हैं जिन्हें अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं और इस बारे में बहस करना बेकार है। हम उसी चीज़ पर भरोसा करते हैं जिस पर हम भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन हम नकाब पहन लेते हैं। बहरहाल ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी स्वतंत्रता पर लगे इस तरह के बंधनों को ऐसे नहीं मानते हैं। वे अपने सिद्धांतों और विश्वासों की श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं, हालांकि उनके तर्क सिर्फ कुछ लोगों को ही सही लगते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग उनसे चिढ़ जाते हैं। तर्क काम नहीं करते। इसके बजाय यह है कि ज़्यादातर लोग बिन सोचे समझे अपने विचारों और सिद्धांतों को मानते चले जाते हैं। उनकी मान्यताओं में प्रबल भावनात्मक बल होता है। वे अपने सोचने की आदत को दोबारा नहीं डालना चाहते, और जब आप उन्हें चुनौती देते हैं, चाहे आप अपने तर्कों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दें या अपने व्यवहार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दें, तो वे चिढ़ जाते हैं। समझदार और चतुर लोग जल्दी ही यह सीख लेते हैं कि चाहे उन्हें परंपरा पर विश्वास हो या ना हो, उन्हें पारंपरिक व्यवहार करना चाहिए और परंपरागत विचार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह खुद को ढालने से इन लोगों को वह शक्ति मिल जाती है कि वे अपने मनचाहे विचार सोच सकते हैं और उन्हें अपने मनचाहे लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन नहीं झेलना पड़ता। शक्तिशाली स्थिति में आने के बाद वे एक बड़े समूह को अपने विचारों के सही होने के बारे में विश्वास दिला सकते हैं, शायद अप्रत्यक्ष रूप से काम करके। अगर मैकियावेली का शिष्य कोई राजा होता तो उसने उसे करने के लिए पहली चीज़ यह दी होती कि वह मैकियावेली के सिद्धांतों के खिलाफ कोई एक पुस्तक लिखे। यह कल्पना करने की मूर्खता न करें कि आज के समय में पुरानी परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए जोनाक साहक ने सोचा कि विज्ञान राजनीति और प्रोटोकॉल से आगे निकल चुका है, इसलिए इसलिए पोलियो के टीके की खोज में उन्होंने सारे नियम तोड़ डाले। वैज्ञानिक समुदाय को दिखाने से पहले अपनी खोज जानता है। सामने से ले जाकर उन्होंने टीके का सारा श्रेय ले लिया। उन्होंने उन वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार नहीं किया जिन्होंने उन्हें राह दिखाई थी। नतीजा यह हुआ कि वे स्टार बन गए। जनता में उनसे प्रेम करती थी, लेकिन वैज्ञानिक उनसे दूर ही रहते थे। अपने समुदाय की परंपराओं की अवज्ञा करने के कारण वे अलग थलग पड़ गए थे। उन्होंने इस दूरी को पटाने के लिए बरसों तक कोशिश की और धनराशि तथा सहयोग के लिए संघर्ष किया। शक्तिशाली लोग न सिर्फ जोनस साक जैसे अपराध से बचते हैं, बल्कि वे चालाक लोमड़ी का अभिनय करना भी सीख लेते हैं और आम आदमी होने का नाटक करते हैं। चतुर कलाकारों और राजनेताओं की सदियों से यही नीति रही है। जूलियस सीजर और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जैसे नेताओं ने आम आदमी जैसा दिखने के लिए अपने स्वाभाविक सामंती स्वरूप को बदला। उन्होंने इससे छोटी छोटी प्रतीकात्मक मुद्राओं में व्यक्त किया ताकि लोग देख सकें। उनके ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद वे आम जनता के जीवन मूल्यों पर चलते हैं। इस व्यवहारिक का तार्किक विस्तार यह है कि आप हर एक के सामने उस जैसे हो जाएं। यह योग्यता अमूल्य है। समाज में जाने पर अपने खुद के विचारों पर जीवन मूल्यों को पीछे छोड़ दें और उस नकाब को लगा लें जो उससे समूह में लगाना उचित है। बिस्मार्क ने यह खेल बरसों तक खेला। उस समय ऐसे लोग थे जो अस्पष्ट रूप से इनके इरादे समझते थे, लेकिन बहुत स्पष्टता से नहीं समझते थे। लोग अपना डाला दाना आसानी से निगल लेंगे। कहानी यह है कि
उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि आपके विचार भी उनके जैसे हैं। यह उन्हें अपनी चापलूसी लगेगी। अगर आप सावधान रहे तो आपको पाखंडी नहीं मानेंगे। जब तक आप खुद ही उन्हें अपने असली विचार नहीं बताएंगे, तब तक वे आप पर पाखंड का आरोप लगा सकते हैं। नहीं, वे अपने आप को जीवन मूल्यों से ही इन मानेंगे। जाहिर है कि उनके साथ रहते समय आपके जीवन मूल्य भी उन्हीं जैसे दिखते हैं। तस्वीर: काली भेड़। भेड़ों का झुंड काली भेड़ को दूर रखता है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि काली भेड़ उनमें से एक है। इसलिए काली भेड़ झुंड के पीछे रह जाती है या दूर चलती है। जहाँ भेड़िए इसे फंसा लेते हैं और खा जाते हैं। झुंड के साथ रहें। संख्या में शक्ति होती है। अपनी भिन्नताओं को अपने मन में ही रखें, उन्हें सबके सामने उजागर न करें। विशेषज्ञ गिराए। कुत्तों को पवित्र चीज न दे। सूरों की तरफ मोती न उछाले, क्योंकि वे उन पर पैर रखकर कुछ उन्हें चूर चूर कर देंगे और आप पर हमला कर देंगे। ईसा मसीह। मैथ्यू 7:6। नियम 39। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं। क्रोध और भावनाएं। विचार: क्रोध और भावनाएं रणनीति की दृष्टि से नुकसान पहुंचाती हैं। आपको हमेशा शांत और उद्देश्य का केंद्रित रहना चाहिए। स्वयं शांत रहते हुए अगर आप अपने शत्रुओं को गुस्सा दिला सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। अपने शत्रुओं को असंतुलित कर दें। उनके दम में कोई दरार खोजें जिसके द्वारा आप उन्हें हिला सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी बागडोर आपके हाथ में होगी। अगर संभव हो तो किसी के प्रति शत्रुता महसूस नहीं करनी चाहिए। किसी से गुस्से में बोलना, शब्दों या हाव भाव से नफरत का प्रदर्शन करना अनावश्यक तो है ही, खतरनाक, मूर्खतापूर्ण और घटिया भी है। गुस्सा या नफरत कभी नहीं दिखाना चाहिए। आपको जो कुछ भी दिखाना हो अपने काम से दिखाएं। कर्म करते समय आपकी भावनाएं अधिक प्रभावी होंगी, क्योंकि आपने किसी और तरीके से उनका प्रदर्शन नहीं किया। सिर्फ ठंडे खून वाले जानवरों का काटना ही जहरीला होता है। और सर शोपेनहावर। शक्ति की कुंजी। गुस्से लोग आमतौर पर मूर्ख नजर आते हैं, क्योंकि वे छोटे से कारण पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। वे चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं और अपनी चोट या अपमान को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करते हैं। वे अपमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और यह देखना मज़ेदार होता है कि वे हर चीज़ को व्यक्तिगत मान लेते हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि वे यह मानते हैं कि उनका गुस्सा शक्ति का प्रतीक है। सच्चाई इसके विपरीत है। चिड़चिड़ापन शक्ति की नहीं, कमजोरी की निशानी है। हो सकता है कि लोग अस्थायी रूप से आपके भावावेश से सहम जाएं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति सम्मान नहीं रहेगा। वे यह भी वे यह भी वे यह भी समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति में इतना कम आत्मनियंत्रण है, वे कैसे आसानी से नष्ट कर सकते हैं। बहरहाल, इसका समाधान यह नहीं कि हम अपने गुस्से या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का दमन करें। दमन हमारी ऊर्जाओं का दमन हमारी ऊर्जाओं को निचोड़ कर देता है और हमारे व्यवहार को अजीब बना देता है। इसके बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमें यह एहसास होना चाहिए कि सामाजिक क्षेत्र और शक्ति के खेल में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हर व्यक्ति घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला में उलझा हुआ है जो बहुत पहले शुरू हुई थी। हमारा गुस्सा अक्सर हमारे बचपन की समस्याओं से उत्पन्न होता है। हमारे माता पिता का गुस्सा उनके बचपन की समस्याओं से उत्पन्न होता है और इसी तरह का सिलसिला चलता रहता है। हमारे गुस्से की जड़ दूसरे द्वारा अब तक हमारे साथ किए गए व्यवहार में होती हैं। हमारे गुस्से की जड़ें उन असफलताओं तथा दुखों में होती हैं जिन्होंने हमें जिंदगी में झेला है। जब कोई व्यक्ति अक्सर हमें गुस्सा दिलाता है तो बात इतनी सी नहीं होती, यह इससे जटिल मामला है। उस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या किया है, बात इससे बहुत आगे तक जाती है। अगर कोई व्यक्ति आप पर आग बबूला हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती की तुलना में उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा, तो आपको खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि उसका पूरा गुस्सा शायद आप पर केंद्रित नहीं है, यह मुगालता न पाले। उस गुस्से का कारण इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और पुराना है। इसमें उसकी ज़िंदगी के दर्जनों पुराने घाव शामिल है और यह इतना मूल्यवान नहीं कि इसे समझने की झंझट मोल ली जाए। किसी के गुस्से या भावनात्मक आवेश को व्यक्तिगत वैमनस्य के रूप में देखें। इस रूप में देखें कि सामने वाला आप पर शक्ति पाने के लिए यह चाल चल रहा है। वह आहत भावनाओं और गुस्से से पीछे छिपकर आपको नियंत्रित करने की सजा देने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपना नजरिया बदल देंगे तो आप ज़्यादा स्पष्टता और ऊर्जा के साथ शक्ति का यह खेल खेल सकेंगे। तब आप अति प्रतिक्रिया करने और दूसरों की भावनाओं में उलझने की बजाय उनके गुस्से से लाभ उठा पाएंगे। द्वितीय श्रेणी के अफसर केन्यो का एक भाई था जिसे पुरोहित योगाकू
कहा जाता था। वह बहुत बुरे स्वभाव का था। उसे मठ के पास बिच्छू बूटी का एक बड़ा पेड़ था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बिच्छू बूटी पुरोहित रख दिया था। पुरोहित ने कहा कि यह कितना घटिया नाम है। उसने पेड़ कटवा दिया, लेकिन उसका ठूठ फिर भी बचा रह गया। लोग अब उसे ठूठ पुरोहित कहने लगे। इससे पहले ज्यादा गुस्सा होकर पुरोहित ने उस ठूठ को भी उखड़वा फेंकवा दिया, तो वहां गड्ढा हो गया। तब अब लोग उसे गड्ढा पुरोहित कहने लगे। गड्ढा पुरोहित कहने लगे। तीसरी सदी में थ्री किंग्सडम नाम का एक महत्वपूर्ण युद्ध है। इसमें साओ साओ नाम के सेनापति के सलाहकारों के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे जिनसे यह पता लगता था कि उनके कुछ जनरलों ने दुश्मन के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। उन्हें सेनापति की सलाह दी कि वह उन जनरलों को गिरफ्तार करके सजा दे, लेकिन सेनापति ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने दस्तावेजों को जलाने और मामले को भूल जाने का आदेश दिया। यह युद्ध का निर्णायक पल था और उस समय विचलित होने का न्यायपूर्ण काम करने से जितना मुश्किल हो गया था, उसके गुस्से भरे काम से लोग ध्यान जनरलों की गद्दारी की तरफ जाता है। जैसे सैनिकों का मनोबल कम हो जाता है। न्याय तो बाद में भी हो सकता था। गद्दार जनरलों को सजा सजा तो बाद में दी जा सकती थी। साहू साहू ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही निर्णय लिया। गुस्सा सिर्फ आपके विकल्पों को कम करता है और शक्तिशाली व्यक्ति विकल्पों के बिना फल फूल नहीं खा सकता। जब आप यह सीख लेते हैं कि मामले को व्यक्तिगत नहीं मानना चाहिए और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर काबू रखना, और तो आप में जबरदस्त शक्ति आ जाती है। आप दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से खेल सकते हैं। असुरक्षित लोगों को काम करने के लिए उकसाने का तरीका यह है कि आप उनकी मर्दानगी पर संदेह प्रकट करें और उन्हें आसान विजय की संभावना दिखाएं। गर्म मिजाज दुश्मन के सामने सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह है कि कोई प्रतिक्रिया ही न की जाए। जब बाकी सबका दिमाग गर्म हो रहा है तो ठंडे दिमाग वाले व्यक्ति से ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली और कोई चीज़ नहीं है। अगर लोगों को विचलित करने से आपको लाभ होता है तो सामंतों की तरह बोरियत भरी मुद्रा का नाटक करें। यह मुद्रा मखौल उड़ाने वाले या विजयी नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ उदासीन होना चाहिए। इससे उनका फ्यूज उठ जाएगा। जब वे गुस्से की बौखलाहट से खुद को लज्जित करेंगे तो आप कई जीतें हासिल करेंगे। इनमें से एक जीत यह है कि उनके बचपने के बावजूद आपने अपनी गरिमा और शांति कायम रखी। तस्वीरें। मछलियों से भरा तालाब। पानी स्वच्छ व शांत है और मछलियां सतह से काफ़ी नीचे हैं। पानी को हिलाएं तो वे ऊपर आ जाएंगी। पानी को कुछ और ज़्यादा हिलाएं तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। वे सतह पर आकर सबसे पास वाली चीज़ को काटने लगेंगे, जिसमें ताज़ा दाना लगा हुआ हुक भी शामिल होगा। विशेष गिराई। अगर आपको विरोधी गुस्सेल है तो उसे चिढ़ाने की कोशिश करें। अगर वह दम्भी है तो उसे गर्व को दबा हवा देने की कोशिश करें। जो व्यक्ति अपने शत्रु से कदम बढ़वाने में कुशल होता है वह इसी तरह अपने मनचाही स्थिति पैदा कर लेता है और शत्रु अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता है। वह शत्रु को ऐसा प्रलोभन देता है जिस पर वह निश्चित प्रतिक्रिया करता है। वह उस दाने का प्रलोभन को दिखाकर शत्रु से कदम बढ़वाता है और फिर अपने चुने हुए सैनिकों के साथ उस पर हमला कर देता है। स्यूनत्यूसी 4वीं सदी ईसा पूर्व। नियम 40 मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। विचार। मुफ्त में मिली चीज़ खतरनाक होती है। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है। जिस वस्तु का मूल्य होता है वह कीमत चुकाने लायक होती है। जब आप कीमतें चुकाते हैं तो आप कृतज्ञता, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। उत्कृष्टता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अपने धन को उदारता से खर्च करें और इसे प्रभावित होने दें। उदारता शक्ति की निशानी है और इसे खींचने वाला चुंबक भी है। एक कंजूस ने अपनी सारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ बेच दिया और सोने का एक बड़ा ठेला खरीद लिया, जिसे उसने जमीन में एक गड्ढे में छुपा दिया। इसके बाद वह हर दिन उसे देखने जाता था। इसमें उसके एक नौकर की उत्सुकता जाग गई। उसे शक हो गया कि मालिक ने वहां पर खजाना छिपा कर रखा होगा। जब मालिक वहां से चला गया तो वह उस जगह पर गया और उसने सोने का ढेला चुरा लिया। जब कंजूस अगले दिन अपना खजाना देखने को गया तो उसे वह जगह खाली मिली तो वह रोने लगा और अपने बाल नोचने लगा। एक पड़ोसी ने जब उसे इतना दुखी देखा और उससे कारण पता चला तो वह बोला कि चिंता मत करो, वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसी जगह पर रख दो और
उसे ही अपने सोने का ढेला मान लो। चूंकि तुम उसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए पत्थर और सोने के ढेर में कोई फर्क नहीं है। धन का मूल्य उसके स्वामी बनने में नहीं, बल्कि उसका उपभोग करने में है। धन एवं शक्ति। धन एवं शक्ति। शक्ति के क्षेत्र में हर चीज़ का मूल्यांकन उसकी कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है। मुफ्त या बहुत सस्ते में जो दिया जाता है उसकी अक्सर एक मनोवैज्ञानिक कीमत होती है। एहसान की जटिल भावना, गुणवत्ता के साथ समझौते के कारण उत्पन्न असुरक्षा आदि। शक्तिशाली व्यक्ति जल्दी ही अपने सबसे बहुमूल्य संसाधनों यानी अपनी स्वतंत्रता और चाल चलने की जगह को सुरक्षित रखना सीख लेते हैं। पूरी कीमत चुकाकर वे खतरनाक बंधनों और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। धन के मामले में उदार और लचीला बना रणनीतिक उदारता के मूल्य भी सिखाता है, जो इस पुरानी चाल का ही दूसरा रूप है। लेने से पहले दें। उचित उपहार लेकर आप सामने वाले पर एहसान लाद देते हैं। उदारता से लोग अक्सर नरम पड़ जाते हैं, फिर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। उदारता की छवि के कारण लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपकी चालों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। अगर एक व्यक्ति धन के साथ खेलता है तो हजारों लोग धन का रचनात्मक रणनीति के प्रयोग करने से कतराते हैं और इस तरह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस तरह के लोग अक्सर शक्तिशाली लोगों के विपरीत ध्रुव पर रहते हैं और आपको उन्हें पहचानना सीख लेना चाहिए, ताकि आप उनके जहरीले स्वभाव से बच सकें या उनकी कठोरता से लाभ उठा सकें। लोभी मछली धन को ही देखती है, मानवीय पहलू को नहीं देखती। ये लोग भावहीन और बेरहम होते हैं। वे सिर्फ बेजान बैलेंस शीट को ही देखते हैं। दौलत का पीछा करते समय ये लोग दूसरों का या तो प्यादा समझते हैं या फिर बाधा। प्यादा या बाधा। वे दूसरों की भावनाओं को कुचलते हुए मूल्यवान सहयोगियों को खुद से दूर कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति लोभी मछली जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता और बरसों बाद वे अंत में अकेले रह जाते हैं, जैसे अक्सर वे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें धोखा देना आसान है, सिर्फ आसान धन का दाना डालकर उन्हें ललचाएं। वे न सिर्फ दाना बल्कि धागा, कांटा, लाइन, डंडा सब कुछ निकल जाएंगे। वे आपका शोषण करेंगे। इससे पहले तो आप उनसे बचकर निकल जाएं या फिर उनके लोभ से लाभ उठाएं। भावताव का राक्षस। शक्तिशाली लोग हर चीज़ का मूल्यांकन इस बात से करते हैं कि इसकी लागत क्या है, सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि समय, गरिमा और मानसिक शांति भी। और यही भाव ताव करने वाले लोग नहीं कर सकते। भाव ताव करते समय वे अपना कीमती समय बर्बाद करते। वे हमेशा सही यही चिंता करते हैं कि उन्हें कोई चीज़ें थोड़े कम कम दाम पर मिल सकती हैं। अलावा इसके अलावा भाव ताव करने के बाद जो सामान खरीदते हैं वे अक्सर घटिया होते हैं। शायद उनमें महंगी मरम्मत की ज़रूरत होती है या फिर उससे अच्छी क्वालिटी की चीज़ की ज़्यादा जल्दी बदलना पड़ता है। इस तरह के लोग सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसका नज़रिया संक्रामक होता है। जापान में कहावत है, लोकप्रिय है, मुफ्त की चीज़ से ज़्यादा महंगा कुछ नहीं होता। परपीड़क। आर्थिक रूप से परपीड़क लोग शक्ति की बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए वे धन देने से पहले आपको इंतजार करवाते हैं और आपसे यह वादा करते हैं कि उन्होंने चेक डाक से भिजवा दिया। परपीड़क यह सोचता है कि अगर वे किसी को धन दे रहे हैं तो उन्हें बदले में उस व्यक्ति को परेशान करने का अधिकार मिल गया है। उन्हें धन के मामले में दरबारी गुणों का कोई एहसास ही नहीं होता। अगर आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधित हो चुके हैं तो उनके उसके इन खतरनाक खेलों से में उलझने के बजाय आर्थिक नुकसान उठाना ही लंबे समय से बेहतर होता है। बेहद उदारता की शक्ति के क्षेत्र में एक निश्चित भूमिका निभाती है। यह लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें नरम बनाती है और उन्हें सहयोगी बनाती है, लेकिन इसका प्रयोग रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए और आपके मस्तिष्क में एक निश्चित लक्ष्य चाहिए। दूसरी तरफ बेहद उदार लोग सिर्फ इसलिए उदार होते हैं क्योंकि वे सबका प्रेम और प्रशंसा चाहते हैं। क्योंकि उदारता दिखाते समय वे पात्र और कुपात्र पर विचार नहीं करते, इसलिए हो सकता है कि उनकी उदारता का मनचाहा असर ही न हो। अगर वे सबको देते हैं तो खुद पाने वाला खुद को खास क्यों समझेगा। हालांकि बेहद उदार लोगों को अपना निशाना बनना आकर्षक लग सकता है, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ किसी भी संबंध में आप अक्सर उनकी भावनात्मक जरूरतों का बोझ महसूस करेंगे। तस्वीर नदी।
खुद की रक्षा करने या अपने संसाधनों को बचाने के लिए आप इस पर बांध बना सकते हैं। बहरहाल जल्दी ही पानी ठहर जाता है और संक्रमित हो जाती है। इस ठहरे पानी में बहुत घटिया प्राणी ही जिंदा रह सकता है। कोई भी वहाँ यात्रा नहीं करता और सारा व्यवसाय ठप हो जाता है। बांध को गिरा दें। बहते पानी में हमेशा प्रचुरता, दौलत और शक्ति पैदा होती है। नदी में समय समय पर बाढ़ आनी ही चाहिए ताकि अच्छी चीजें समृद्ध हो सकें। विशेषज्ञ की राय, जो बड़ा आदमी कंजूस होता है वह महामूर्ख होता है। उच्च पदों पर बैठे आदमी के लिए कंजूस से ज्यादा हानिकारक कोई अवगुण नहीं होता। कंजूस व्यक्ति न तो देशों को जीत सकता है, न ही वह लॉर्ड की पदवी पा सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मित्र नहीं है जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। जो भी मित्र बनाना चाहता है उसे अपनी वस्तुओं के से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित तोहफे देकर मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी तरह सोने चांदी के तोहफे लोगों के दिलों को आकर्षित करते हैं। द रोमांस ऑफ द रोज। नियम 41। नियम 41, महान व्यक्ति का अनुसरण करें। 1, विचार, जो पहली बार होता है वह हमेशा बाद में होने वाले से ज़्यादा अच्छा और मौलिक दिखता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति से उत्तराधिकारी या किसी मशहूर पिता की संतान, तो आपको उनसे ज़्यादा चमकने के लिए उनसे दोगुनी उपलब्धियां हासिल करनी होंगी। कहीं आप उनकी छाया में खोकर न रह जाएं या ऐसे अतीत में उलझ कर न रह जाएं जिसका निर्माण आपने नहीं किया। राह बदलकर अपनी पहचान और अपना खुद का नाम स्थापित करें। दबंग पिता के चंगुल से बाहर निकलें, उनकी विरासत की उपेक्षा करें और अपने तरीके से चमक कर शक्ति हासिल करें। सर्वश्रेष्ठ होना। पहला होना सर्वश्रेष्ठ है। कई लोग अपने काम में फिनिक्स की तरह चमक सकते हैं अगर बाकी लोग उनसे पहले नहीं आए होते। किसी भी काम में सबसे पहला होना एक बड़ा लाभ होता है। श्रेष्ठता होने पर यह दोगुना अच्छा होता है। पहले व्यक्ति के रूप में आप खिलाफत कर सकते हैं। जो लोग पहले पहुंचते हैं वे जन्मसिद्ध अधिकार के कारण शोहरत हासिल कर लेते हैं और उनके बाद पहुंचने वाले लोग छोटे पुत्रों की तरह होते हैं जिन्हें संपत्ति की खुरचन ही मिलती है। सुलेमान के पिता कुशल योद्धा थे, लेकिन सुलेमान ने समझदारी से शांति का विकल्प चुना और अपनी दिशा बदलने के ही के कारण उनके लिए हीरो बनना ज़्यादा आसान हो गया। और हमारे महान फिलिप द्वितीय ने विवेक के सिंहासन पर बैठकर पूरी दुनिया पर शासन किया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। अगर उनके अजय पिता शक्ति के आदर्श थे तो फिलिप विवेक की प्रतिमूर्ति थे। इस तरह के नए रास्ते पर चलकर समझदार लोग महान लोगों की श्रेणी में अपना नाम लिखा लेते हैं। अपनी कला को छोड़े बिना चतुर लोग आम रास्ता छोड़ देते हैं और व्यवसाय में भी श्रेष्ठता और नए कदम बढ़ाते हैं। होरेस ने महाकाव्य की राह वर्जिल के पास ही रहने दी। मार्शल ने गीत होरेस के पास ही रहने दिया और टोरेंस ने कॉमेडी को चुना। इसलिए पर्सियस ने व्यंग्य को। इनमें से हर एक व्यक्ति साहित्य की अपनी विधि में सर्वप्रथम होने की आशा कर रहा था। चलताऊ नकल कभी साहसिक कल्पना का स्थान नहीं ले सकती। ब्लितर ग्रेशियन। शक्ति की कुंजी। कई प्राचीन राज्य जैसे बंगाल और सुमात्रा में जब राजा कई साल तक शासन कर लेता था तो उसकी प्रजा उसे मौत के घाट उतार देती थी। यही नवीनीकरण की परंपरा तो थी ही, साथ ही इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि वह जरूरत से ज़्यादा शक्तिशाली न बन जाए। उसकी मौत के बाद उसे अहंकारी होने का कोई खतरा नहीं रहता था, इसलिए अब उसकी पूजा देवता के रूप में की जा सकती थी। इसे किसी नए और युवा राजा के लिए मैदान भी साफ हो जाता था। राजा का पिता के प्रति उभयभावी शत्रुतापूर्ण नजरिया उन महान व्यक्तियों की दंत कथाओं में भी दिखाई देता था जो अपने पिता को जानते ही नहीं थे। मोजेस, जो बाद में बहुत शक्ति संपन्न बने, बुल्लर शेष में बेसहारा पाए गए थे। उन्हें अपने माता पिता का ज्ञान नहीं था। चूंकि उन्हें अपने पिता के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ी, वे अपने पिता की चोरी द्वारा सीमित नहीं थे, इसलिए वे शक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। उन्होंने अपने जीवन से उत्तर काल में अलेक्जेंडर महान ने यह दंतकथा फैलाई कि उनके पिता फिलिप ऑफ मेडिसन नहीं बल्कि देवता जुपिटर एमोन है। इस तरह की दंतकथाएं और परंपराएं असली पिता को नष्ट कर देती, क्योंकि वह अतीत की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक होता है। अतीत यानी पिता युवा हीरो का अपना संसार बनाने से रोकता है। युवक को अपने पिता का अनुकरण करना पड़ता है, भले ही उसका पिता मर चुका हो और या अशक्त हो चुका हो। हीरो अपने पूर्वज के सामने सिर झुकाना पड़ता है और परंपरा के अनुसार चलना पड़ता है। शक्ति खाली स्थान को भरने की योग्यता पर निर्भर करती है। इसके लिए अतीत की मुर्दा लाश के बाहर को हटाकर नई जगह बनानी पड़ती है। पिता के स्वरूप को रास्ते से हटाने के बाद ही आपको आवश्यक जगह मिलेगी।
जहां आप नई व्यवस्था को जमा सकेंगे। ऐसी नई रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। अतीत की छाया से बचने का शायद सबसे अच्छा और छोटा तरीका इसे छोटा बताना है। पीढ़ियों के बीच शाश्वत विरोध का उल्लेख करना है, युवाओं को वृद्धों के खिलाफ भड़काना है। इसके लिए आपको नशेनी पर लटकाने के लिए किसी सुविधाजनक वृद्ध व्यक्ति की जरूरत होती है। उसने अग्रज से दूरी स्थापित करने के लिए अक्सर किसी तरह के प्रतीक की जरूरत होती है ताकि जनता इस दूरी को समझ ले। उदाहरण के लिए लुई 14वें ने इस तरह की प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया जब उसने फ्रांसीसी सम्राटों पर के पारंपरिक हमलों को अस्वीकार करते हुए वसोई में अपना खुद का महल बनाया। इसके उदाहरण का अनुसरण करें। कभी भी अपने अग्रज की बनाई राह पर न चलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको एक भिन्न शैली और प्रतीकात्मक का प्रयोग करके अलगाव व अंतर को स्पष्ट रूप से दिखा देना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करने पर हमें यह जिद्दी मूर्खता के बारे में पता चलता है जो शक्ति की प्रबल विरोधी है। यह अंधविश्वास कि अगर आपसे पहले वाला कोई काम करके सफल हुआ है तो आप भी वही काम उसी तरीके से करके उसी तरह सफल हो सकते हैं। यह अनुसरण नीति रचनात्मकता से रहित लोगों के लिए ललचा सकती है क्योंकि यह आसान है और यह उनकी विरुद्धा और आलस्य को अच्छी लगती है। लेकिन परिस्थितियां कभी ठीक वैसी नहीं होती जैसा आपको अतीत के प्रति निर्मम रणनीति अपनाना चाहिए। अपने अग्रजों की सभी पुस्तकों को जला दे और परिस्थितियों पर भिन्न प्रतिक्रिया करना सीखें। अंत में प्रचुरता और समृद्धि हमें आलसी और निष्क्रिय बना देती है। जब हमारे पास शक्ति आ जाती है तो हमें काम करने की जरूरत नहीं होती। यह गंभीर खतरा है। समृद्धि से मोटे और आलसी बनने के बजाय आपको मनोवैज्ञानिक रूप से फिर से पहले पायदान पर पहुंचाने के लिए तैयार करना चाहिए। हमारी शुरुआती विजय अक्सर हमें कार्टूनों में बदल देती हैं। शक्तिशाली व्यक्ति इस जाल को पहचानते हुए अक्सर बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। पिता की छाया को वापस लौटने की इजाज़त कभी नहीं देनी चाहिए। उसे हर कदम पर मौत के घाट उतार देना चाहिए। तस्वीर तस्वीर पिता वह अपने बच्चों पर विशाल छाया डालता है। वह उन्हें अतीत की डोर से बांधे रखता है। वह उनकी युवा भावना को दबाता है और उन्हें बोझिल रास्ते पर चलने के लिए विवश करता है जिस पर वह खुद चला है। उसकी चालें बहुत सी हैं पर हर चौराहे पर आपको अपने पिता के प्रभाव को मार डालना चाहिए और उसकी छाया से बाहर निकलना चाहिए। विशेषज्ञ की राय किसी महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। उससे आगे निकलने के लिए आपको दुगना हासिल करना होगा। जो अनुसरण करते हैं उन्हें नकलची माना जाता है, चाहे वे कितनी ही मेहनत करें उस छवि से नहीं उबर पाएंगे। उत्कृष्टता की नई राह या शोहरत का आधुनिक मार्ग खोजना एक असाधारण योग्यता। लोकप्रियता पाने की बहुत सी राहें हैं जिनमें से कई पर ज़्यादा लोग नहीं चल रहे हैं। सबसे नई राहें कठिन हो सकती हैं लेकिन वे अक्सर महानता का शॉर्टकट होती हैं। बलित्सर ग्रेशियन 1601 से 1658।